जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हिंदुस्तान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सीयूईटी यूजी और पीजी के जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। उसमें पॉलिटी में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, जुडिशियल सिस्टम, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों, जब हम लोग एक बात पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक फीचर है इलेक्शन। क्या है? डेमोक्रेसी का एक बेसिक फीचर है इलेक्शन। बहुत लोग को ये लगता है कि जहां डेमोक्रेसी आ गई, कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इक्वल्स टू इलेक्शन। पर ऐसा नहीं है। मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जगह है देश में, ऐसे बहुत सारी संस्थान है जहां इलेक्शन होता है, बट दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक कंप्लीटली। एग्जाम्पल, रशिया, चाइना, यहाँ इलेक्शंस होते हैं बट दीज कंट्री आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है जो आप लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी होने के लिए इलेक्शन का क्या होना पड़ेगा? फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर, जहां पे कोई भी ब्राइबरी ना हो, कोई भी बूथ कैप्चर ना हो, कहीं वोट ना खरीदा जाए। तो यही इंश्योर क्या करता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस पूरे हम लोग लेक्चर में देखेंगे दोस्तों, इंडिया में कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं, किस किस टाइप के इलेक्शन होते हैं। आपको तो पता होगा एक ही, पर दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, एफपीटीपी, पीआर, उनको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे होते हैं, लोकसभा के मेंबर कैसे होते हैं, राज्यसभा के मेंबर कैसे होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं इंडिया में, उनमें कौन कौन वोट करते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन टू द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है, ठीक। इंडिया एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक, कंडक्ट्स रेगुलर इलेक्शन टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गवर्नेंस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। तीनों लेवल पे इलेक्शन होते हैं दोस्तों, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल्स पे। इलेक्शन कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक। नेशनल और स्टेट का क्या एक इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक, और फिर लोकल लेवल्स के लिए हर स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होता है। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंश्योर दैट एवरी सिटीजन्स वॉइस इज हर्ड थ्रू देयर वोट, ठीक। इलेक्शन होते ही क्यों है? मेन इसका पर्पस यही है कि हमारी बात रखी जा सके। अगर हम लोग किसी को वोट दे रहे हैं हमारे बीच में से ही, तो हम लोग ये उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात आगे रखे, वो हमारी नुमाइंदगी करे। आगे बढ़े दोस्तों। की फीचर ऑफ द इलेक्शन सिस्टम, सबसे पहले क्या है? टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया प्रैक्टिसेस अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। कि इंडिया की कौन सी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे मीनिंग दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। कि जो भी इलेक्टेड लोग हैं, जो भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं, वो किसको आंसरेबल होंगे? आंसरेबल होंगे लेजिस्लेटिव को। जैसे पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के मेंबर, वो सब क्या होंगे? आपस में एक दूसरे को आंसरेबल होंगे, ठीक। अब बोलोगे सर खुद ही इलेक्ट हो रहा है, खुद ही आंसरेबल है। इसीलिए डेमोक्रेसी में इंश्योर किया जाता है कि एक रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एज 18 ईयर्स एंड अबव हैज द राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक। ये मैंने आपको बता रखा है कि इंडिया फॉलोज अ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब भारत में 18 और 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें वोट करने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो क्या बुजुर्ग हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। इनफैक्ट जिन पे केसेस चल रहा होता है वो भी वोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है? टू टायर सिस्टम। इस हम फीचर है दोस्तों कि इंडिया में क्या है? टू टायर सिस्टम है, ठीक। एक सेंट्रल लेवल पे है, नेशनल लेवल जो कहते हैं हम लोग, उस पर कौन कौन से इलेक्शन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। कौन कौन से? एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, एक राज्यसभा का होता है और एक प्रेसिडेंट का होता है, और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है, ठीक। अगला क्या होता है? स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इसमें विधानसभा होते हैं, ठीक, एंड द स्टेट गवर्नर्स, ठीक।
यहाँ राज्यसभा नहीं होगा, यहाँ पे विधान परिषद होगा। क्या होगा दोस्तों? विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद में क्या है अंतर, मैं आपको आगे बता दूंगा। विधान परिषद, विधानसभा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बढ़े दोस्तों, जो मेजर इलेक्शन है हमारे देश में, लोकसभा जो हाउस ऑफ द पीपल है, ठीक, जो लोगों का हाउस कहते हैं या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं इसे, ठीक, दिया भी हुआ है द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा कौन सा है? राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहाँ पे जिसको हम लोग अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जिसको हम लोग इलेक्ट किए हैं वही लोग वोट करते हैं आगे, ठीक। अगला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर गवर्नेंस इन इंडिविजुअल स्टेट, हर स्टेट में अपने इलेक्शन होते हैं, ठीक। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। फिर है पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ठीक। दोस्तों आप लोग के मन में एक बात आया होगा, ये प्रेसिडेंट में यहाँ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। देखिए प्रेसिडेंट तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारे देश में। इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसके इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने का। दोस्तों इलेक्शन कराने के लिए बहुत रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो ध्यान दिया गया इस बात का कि जब प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के सारे मेंबर्स इलेक्टेड हैं, तो प्रेसिडेंट को इलेक्टेड भी किया जाए। बस जो हम लोग जिन्हें इलेक्ट किए हैं, देखिए दो तरह का इलेक्शन होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, कि उसमें डायरेक्ट वोट करके लोग अपने लीडर्स को चुने। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जिन्हें हमने इलेक्ट किया हुआ है वही हमारे लिए उसके ऊपर वाले लोगों को इलेक्ट करते हैं, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, इलेक्शन प्रोसेस क्या है? इलेक्शन आर हेल्ड अंडर द फ्रेमवर्क प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुसार होता है, ठीक। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 में, ठीक। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ओवरसीइंग एंड इंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एट ऑल लेवल्स, ठीक। इससे कौन ध्यान देता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ध्यान देती है कि जो इलेक्शन है स्मूथली सब पार हो जाए। आगे बढ़ते दोस्तों, ये जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, ठीक, ये वो है। ओल्ड पार्लियामेंट अलग हुआ करता था, अगर आपको पीछे दिख रहा होगा तो वो ओल्ड पार्लियामेंट है, ये न्यू पार्लियामेंट है, ठीक। आपको पता भी होगा लोकसभा की सीट्स 2027 तक बढ़ जाएंगे, अभी इसकी लोकसभा की सीट्स मात्र 543 है, ठीक। मेनली ये सेंसस पे डिपेंड करेगा, जब सेंसस आएगा। और सेंसस के बाद एक होती है कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लीजिए, डेलिमिशन कमीशन। डेलिमिशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, डेलिमिशन कमीशन होते हैं, ठीक। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। एक मिनट में आपके लिए कलर चेंज कर दूँ। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए, आप लोग के बहुत काम का है। कौन होता है? डेलिमिशन, डेलिमिशन कमीशन होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। दोस्तों ये वही कमेटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म होगा और कितना बड़ा होगा वो। दोस्तों इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी एक सीट बनाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि कम से कम 10 लाख लोग होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक, आपको बता दूं कि दोस्तों हमारा पार्लियामेंट मेनली 3 भागों में बटा हुआ है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं इसमें। ठीक, इंडियाज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक, लोकसभा के दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? द लोकसभा इज 545 मेंबर्स, एक्चुअली 543 है। 2 एंग्लो इंडियन पहले हुआ करते थे जो अब हट गए। अब ये लोग 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, अमेंडमेंट से 2 एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि 2 जो होंगे, जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह रहे हैं वो आराम से इलेक्ट होते थे। ठीक, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ टर्म ऑफ 5 years। ठीक, 5 लोगों के लिए करते थे। ठीक, इसमें 528 रिप्रेजेंट द स्टेट, 13 रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये हट गया है। ठीक, एंग्लो इंडियन वाला हट चुका है अब बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, 530 मेंबर किसके होते हैं? स्टेट्स के होते हैं, और 13 रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज। ये एंग्लो इंडियन ब्रिटिशर्स के लिए रखा गया था, अब हटा दिया गया। ठीक, मेथड ऑफ इलेक्शन अब कैसे इलेक्ट होते हैं? ठीक, मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पहले कहाँ से लिया गया? पहले आप ये लिख लीजिए, ये लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, यानी ब्रिटिश राज से, यानी बरतानिया की हुकूमत जिसे कहते हैं उससे लिया गया था। दोस्तों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ठीक, मान लीजिए जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसी पे समझा दे रहा हूँ।
इसे माना गया था कि बीजेपी को आई थिंक 260 के अराउंड वोट मिले थे, कांग्रेस को 100 वोट के आसपास मिले थे, 99 मिले थे, इसको ऐसे मान लीजिए। और पार्टी मान लीजिए कि क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी है, उसको भी 40 वोट मिले हैं, ठीक। आम आदमी पार्टी है, मान लीजिए, उसको भी 30 वोट मिले हैं, और सब मिला के सबका 543 सीट हो गए। तो फर्स्ट पास द पोस्ट क्या कहता है कि जिस भी पार्टी के पास 50% से ज़्यादा सीट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा, 50% प्लस 1 सीट्स। अब बात करते हैं एक सीट पे कोई कैसे जीतेगा, तो उसका भी एक अलग क्राइटेरिया है। मान लीजिए एक सीट है ये वाराणसी की, ये वाराणसी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक। यहाँ पे 10 लाख वोटर हैं। मान लीजिए इसमें 3 लाख वोट मिले बीजेपी को, 2.5 लाख वोट मिले कांग्रेस को, 2.5 लाख वोट मिले किसको, सॉरी 2.4 लाख वोट मिले किसको, 2.4 लाख मिले किसको, आम आदमी पार्टी को, और जितना बचा वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ठीक। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत जाता है। तो यहाँ कौन जीता है, बीजेपी। यहाँ के जो भी लोकसभा के मेंबर हैं, ऐसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के लोकसभा के मेंबर हैं, पर जो हुआ वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत गया। और जो सबसे ज़्यादा जीता वो क्या होगा, जो हर जगह जाके जो लगभग 50% से ज़्यादा जीता उसकी सरकार बन जाती है। दोस्तों ध्यान देने की बात है कि अगर यहाँ पे जैसे इनको 260 मिला है, तो आपको पता होगा कि बीजेपी ने एनडीए अलायंस बनाई थी, और उसके बाद और भी 2-3 पार्टी से मिलीजुली सरकार बना के इन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया, ठीक। ध्यान देने की बात है कि ऊपर जब ये लोग का कोलिजन बना सकते हैं, पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग कोलिजन नहीं चलता, जिसको मैक्सिमम वोट मिला वो जीत गया। जैसे आप लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पे भी कांग्रेस और ये सपा क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कोलिजन बना रहा है, तो ऐसे काम नहीं कर रहा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। द लोकसभा होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, ठीक। जो भी लोकसभा होती है वो एग्जीक्यूटिव पे ध्यान देती है, वो उसको आंसरेबल एंड अकाउंटेबल होती है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा को देखते हैं, अपर हाउस कंपोजिशन। द राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स, ठीक, 245 मेंबर होते हैं, जिसमें से 233 आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा के जितने मेंबर्स उनमें कौन इलेक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि दोस्तों जब हमारे स्टेट में जैसे कि अभी दिल्ली के इलेक्शन होने वाले होंगे या फिर हो चुके होंगे, जब आप लोग देख रहे होंगे, तो उसमें क्या है कि सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक चुने जाते हैं, ठीक, उसके मेंबर चुने जाते हैं। तो वो जितने मेंबर्स हैं इंडिया में वो सब मिलकर किसको चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक। ये बात हो रही है। द राज्यसभा इज 245 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 233 आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाकी 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। while 12 are nominated by the president for their expertise in various fields such as art, science, literature, etc. अलग अलग फील्ड से जावेद अख्तर थे एक टाइम, सचिन तेंदुलकर थे, अलग अलग एक टाइम एमसी मैरी कॉम थी। ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जाता है, क्या कहते हैं, बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। इससे क्या होगा, और जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अगला क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, पीआरसी सिलेक्ट होते हैं ये वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इंश्योरिंग अ मोर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। अब ये पीआर सिस्टम क्या होता है, ये बहुत अलग टाइप ऑफ इलेक्शन है। ये इंडिया में आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और राज्यसभा के लिए भी। इसमें होता क्या है कि एक जो वोटर है वो मल्टीपल वोट कर सकता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी है, या फिर मान लो क्योंकि यहाँ पे तो मेंबर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैं बीजेपी के लोगों को वोट दूँ, दूसरा है कांग्रेस को, और तीसरा है मान लीजिए आम आदमी पार्टी को, और चौथा है समाजवादी पार्टी को। इन चारों को मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दे रहा हूँ, ठीक। फिर होता क्या है कि जो क्या कहते हैं आपका कमेटी है, या फिर जो भी आपका क्या कहते हैं पूरा असेंबली है, उसमें हर पार्टी के लोग जाते हैं, ना कि कोई एक पार्टी रूल करती है, जिसमें सबको वोट मिलेगा उस हिसाब से, जिससे उन लोगों का वोट शेयर होता है उस हिसाब से सीट्स बढ़ जाती है परसेंटेज के हिसाब से। यही है आपका, ठीक। अगला क्या है, रूल एंड अमेंड। द राज्यसभा रिव्यूज बिल्स पास बाय द लोकसभा एंड हैज द पावर टू सजेस्ट अमेंडमेंट्स, ठीक।
रोक भी सकते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल को छोड़ के। चेक एंड बैलेंस, इट प्रिवेंट्स हिस्ट्री लेजिस्लेशन एंड इंश्योर्ड चेक्स ऑन द लोकसभा। दोस्तों बाई कैमरा लेजिस्लेचर आया ही इसलिए, इसका बेसिक फंक्शन ही है चेक एंड बैलेंस का, कि कोई लोकसभा बिल पास कर दिए तो उसको चेक करेगा ना राज्यसभा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी क्या है, अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दोस्तों एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नेशनल लेवल पे बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए कि नेशनल लेवल पे ये ज़रूरी है कि थोड़ा डिफॉरेस्टेशन किया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पर बिहार के गवर्नमेंट को लगता है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि नेचर जो है हमारा धरोहर है। माने नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत पेड़ पौधे हैं, ठीक, वो लोग बोले ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए राज्यसभा में मेंबर्स क्या होते हैं, स्टेट सिलेक्ट होते हैं कि वो अपने स्टेट की बात रख सकें। जो हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन सिस्टम वो ऐसे बनाया गया है कि हर लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब राज्यसभा कोई मेंबर है, मान लीजिए कि अब वो क्रिकेटर भी है तो क्रिकेटर्स की बात रख सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जावेद अख्तर, उन्होंने उन्होंने बहुत जावेद अख्तर ने बहुत स्पेशल अमेंडमेंट लेकर आए थे, वो जो क्या कहते हैं आपको सिंगर्स के या फिर लिरिसिस्ट को या फिर सिंगर्स के लिए लेकर आए थे। मेनली वो एक आपका क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं एक रेवेन्यू का पार्ट बनता है सिंगर मूवीज से, उसके लिए वो लेकर आए थे। तो हर इंश्योर किया जाता है कि हर फील्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, उनका भला हो हमारे इलेक्शन से। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्या है, देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपको क्या कहते हैं, ये आपको क्या कहते हैं सिंबल है, इसको देख लीजिए एक बार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी, आपको बता रखा है 1950 में फॉर्म हुई थी। और इसके पहले आपको क्या कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये आता है, सुकुमार सेन थे, ठीक। और कब फॉर्म हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 1950 में। आगे बढ़ते दोस्तों, और देश का पहला इलेक्शन कब हुआ था, 1951 से 52 में, ठीक। आपको पता होगा कि अभी एक बहुत बड़ा डिबेट भी छिड़ा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का, जो कि पास नहीं हो पाया। पूरी कोशिश करी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए। एक डिबेट किया जा सकता है कि वन नेशन इलेक्शन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, रिसोर्सेज तो बच जाते हैं पर बहुत सारे रीजनल जो चीज़ें हैं, रीजनल प्रॉब्लम से वो सॉल्व नहीं हो पाती। सबके अपना थिंकिंग हो सकता है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, जानिए। अगला क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के बारे में हम लोग जानेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है, दैट कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर इलेक्शन एज स्पेसिफाइड, ठीक। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कराती है और प्रेसिडेंट का भी वाइस प्रेसिडेंट का भी कराती है, ठीक। रूल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, द ईसीआई इंश्योर दैट इलेक्शन आर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन लॉज, ठीक। इससे क्या इंश्योर करिए दोस्तों कि इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो, कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो। पर ऐसा जनरली हो नहीं पाता है, बहुत सारे आपको सुना होगा कि बूथ कैप्चर हो जाते हैं, वोटिंग में बहुत ज़्यादा ब्राइवरी की जाती है कि पैसे लेके लोग वोट करते हैं। मेनली लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें तो ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है। पर आगे बढ़ते हैं, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी डेट फंक्शंस ऑटोनोमसली इंश्योरिंग नो इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक। आपको पता भी होगा किसी भी जगह पे इलेक्शन होने वाला है तो उसके 6 महीना पहले से ही जो वहाँ का गवर्नमेंट है वो काम करना बंद कर देता है और वहाँ कौन आता है, इलेक्शन कमीशन आ जाता है, ठीक। सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सब कोई किसके अनुसार काम करता है, इलेक्शन कमीशन जो वो कहते हैं वही करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक। ये मैंने आपको लगभग 50 बार बता रखा है कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 324, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। दिस आर्टिकल वेस्ट द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन इन इलेक्शन कमीशन, मेकिंग इट द अथॉरिटी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर के बारे में बात करता है कि यही इलेक्शन कराती है, कंडक्ट कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ और आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 325 क्या कहता है, यूनिफॉर्मिटी इन इलेक्शन रूल्स, दिस इंश्योर दैट देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और सेक्स, ठीक। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 325। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, मेनली अनुच्छेद 324 से ही आप लोग के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक। आर्टिकल 326 कहता है राइट टू वोट, ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स कैन वोट, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 हम लोग को राइट टू वोट मिलता है, ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कि कोई भी इंसान 18 साल और फिर उसके ऊपर है तो वो वोट कर सकता है। फिर अगला क्या है, आर्टिकल 327,
allows parliament to make laws regarding the allocation of seats, creation of constituencies and other aspect of the election. मैंने बताया था आपको डेलिमिशन कमीशन बनाती है, और डेलिमिशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक। अगला क्या है? फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 फंक्शन होता है इसकी। पहला क्या है? वोटर रजिस्ट्रेशन। इट इंश्योर्स दैट सिटीजन्स आर रजिस्टर्ड टू द वोट थ्रू द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, ठीक। कि जितने भी वोटर आईडी जो बनते हैं उनका किस कौन काम करता है? इलेक्शन कमीशन ही, ठीक। इलेक्शन के पहले ही वो सबका वोटर आईडी बनाते हैं, इंश्योर करते हैं कि सब लोग वोट दे पाए। अगला क्या है? नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। द ईसीआई अनाउंसेस इलेक्शन डेट्स एंड प्रोसेसेस, ठीक। इलेक्शन कमीशन ही बताता है कि कितना कब तक नामांकन करना है, कब इलेक्शन, कब वोटिंग होगी, कब काउंटिंग होगी, ये सब पहले से तय रहता है, ठीक। अगला क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इट इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक। बहुत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निकालती है कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है इलेक्शन के दौरान, ठीक। आपको पता है लोकल गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें तो पार्टी सिंबल भी देता है। किसी को आरी छाप, किसी को झाड़ू छाप, जो लोग देखते हैं ना लोकल गवर्नमेंट में जो पंचायत के फिर मुखिया के इलेक्शन होते हैं उसमें सिंबल्स तक आपको क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, उस स्टेट के इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। अगला दोस्तों टाइप ऑफ इलेक्शन इन इंडिया है। इस लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक पढ़ाया गया दोस्तों उस चीज़ से आप रिवाइज करिएगा, रीड करिएगा, नोट्स बनाइएगा। अब हम लोग पॉलिटी के आखिरी चरण में आ गए हैं, मुश्किल से एक लेक्चर और बचे होंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये चीज़ें पढ़ के आना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेरा नाम है आज़ाद अहमद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।